वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम पवन गजबी। हमने पिछले लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स यानी भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के विषय में चर्चा किए थे और उनमें 3 मौलिक अधिकार हो चुके थे। बाकी जो 3 मौलिक अधिकार थे, आइए उन्हें देखते हैं कि वे कौन कौन से मौलिक अधिकार थे जो शेष रह गए हैं। उन्हें आज हम इस क्लास के माध्यम से पूर्ण करेंगे। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट मूल अधिकार हो जाते हैं। जो शेष हैं, पहले भी जो हुए हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो आइए देखते हैं मूल अधिकार। मौलिक अधिकारों में चौथा महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के कारण इस राष्ट्र का कोई भी विशेष धर्म नहीं है। सभी धर्म भारतीय संविधान की दृष्टि में समान है। सभी के साथ एक जैसा ही व्यवहार किया जाता है। इस कारण से ऐसा माना जाता है कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है। भारत के राष्ट्र का कोई भी धर्म विशेष नहीं है। सभी धर्म संविधान की दृष्टि में समान है। लेकिन किसी धर्म को किसी व्यक्ति के लिए कितना आवश्यक धर्म होता है, उसके विषय में भारतीय संविधान के मूल अधिकार में उल्लेख है। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में उल्लेखित है, उसके विषय में हम देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 25 में धर्म को आबाद रूप से मानने की स्वतंत्रता का उल्लेख किया है। यानी मतलब ये कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। किसी भी धर्म का होने के बावजूद यदि वह चाहे, उसकी स्वेच्छा से वह किसी अन्य धर्म को मान सकता है, उनके अनुसार आचरण कर सकता है। उसे किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह अपने धर्म के विकास हेतु धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सके। जैसे आपने देखा कि भगवत गीता या भागवत पुराण का आयोजन किया जाता है धार्मिक संगठनों द्वारा, या धार्मिक हितों की पूर्ति हेतु सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा धर्म से जुड़ सके और धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। तो इस प्रकार से धार्मिक कार्यों की प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त होती है। वह अपने धर्म के उत्थान के लिए प्रत्येक कार्य कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, कर देने से बाध्य नहीं। देखिए यह काफी लंबा था, इसलिए मैंने शॉर्ट में किया। कर देने से बाध्य नहीं भर लिखा। मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं कि कर देने से बाध्य नहीं का आशय यह है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी आय का एक निश्चित अनुपात किसी धार्मिक संघ या संगठन या सामाजिक कार्य में जाता हो, उसे सरकार द्वारा एक कर के रूप में धनराशि देने के लिए किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं किया जाता। क्यों? उसके पीछे कारण यह है कि यदि सरकार को टैक्सेस जाते हैं तो वह जन कल्याण के लिए ही उसके टैक्स का उपयोग किया जाता है। अब टैक्स का उपयोग जन कल्याण के लिए किया गया। यदि मंदिरों में वह एक निश्चित अपनी आय की राशि दान करता है तो वह धन भी सामाजिक कार्य के लिए ही उपयोग में लाया जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसके माध्यम से धन तो नहीं गया, किंतु अन्य माध्यम से धन राज्य सरकार के पास ही जाता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को जिसकी आय का एक निश्चित अनुपात धार्मिक संघ या संगठन या फिर सामाजिक संगठनों को जाता है, उसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 28वां देखेंगे, अनुच्छेद 28 में राज्य विधि द्वारा पोषित किसी भी संस्था में किसी भी धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध नहीं।
लगाया गया। यानी चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया था भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, भारत का कोई विशेष धर्म नहीं है, भारत के संविधान की दृष्टि में सभी धर्म समान है। इस कारण से राज्य विधि द्वारा पोषित से आशय यह है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित कोई भी संस्था या संगठन में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? यदि पर्टिकुलर किसी एक धर्म के विषय में चर्चा की जा सकती, शिक्षा दी जाती है, तो ऐसा माना जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हुआ है। और 14 क्या कहता है? समानता का अधिकार, कि भारतीय संविधान की दृष्टि में प्रत्येक नागरिक समान है और सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अब किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देकर अन्य धर्मों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जा सकता। इस कारण से किसी भी राज्य सरकार द्वारा पोषित संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा मौलिक अधिकार है वो 5वां मौलिक अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 29-30 में उल्लेखित है। हम देखेंगे 29 जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण से यह आशा है कि कोई भी समुदाय अपने भाषा, लिपि, जाति, धर्म और संस्कृति की रक्षा हेतु शिक्षा दे सकता है, लेकिन उसे इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि राज्य के हितों को किसी प्रकार से ठेस ना पहुंचे। मतलब ये कि अपने धर्म के विषय में तो शिक्षा दे सकता है, किंतु किसी अन्य धर्म की आलोचना करना निषिद्ध कर दिया गया। अब अल्पसंख्यक वर्ग क्या होते हैं? अल्पसंख्यक वर्ग वह वर्ग कहलाता है जो संख्या में कम होता है। भारतीय संविधान में ऐसे 6 अल्पसंख्यक वर्गों के विषय में चर्चा किया गया है और वो 6 अल्पसंख्यक वर्ग हैं: मुस्लिम, बौद्ध, पारसी, सिख, जैन और ईसाई। देखिए, इस 5वें मौलिक अधिकार से क्वेश्चन उतने नहीं बनते। जो इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार है, 6वां अधिकार, जिसके विषय में हम आगे चर्चा करने वाले हैं, वह अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आइए देखते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार। फ्रेंड्स, जो 6वां मौलिक अधिकार है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्यों कहा जाता है? अब जब आपके जो संविधान में उल्लेखित 6 मूल अधिकारों में ऊपर दिए गए 5 मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है, किसी संस्था, निकाय या व्यक्ति के द्वारा यदि उपरोक्त उल्लेखित मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है, उस परिस्थिति में व्यक्ति न्यायालय की शरण में जाता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की शरण में जाता है। तब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती है। वह 5 प्रकार की रिटें हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षेप। इसके विषय में हम विस्तार से देखेंगे। ये रिट जो जब जारी होती है, यह वह परिस्थिति होती है जब व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन किसी संस्था, निकाय या फर्म या किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। तो देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण वह होता है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उस व्यक्ति को पुलिस थाने से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराने के दरमियान के आने जाने के समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित कराना अनिवार्य होता है। यह कहलाती है पहली बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी देखते हैं परमादेश। परमादेश कहता है सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए आदेश देना। यदि कोई कर्मचारी जो किसी कार्य को करने के लिए अधिकृत है और यदि वह ऐसा कार्य नहीं करता, तब उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा उसे ऐसा निर्देशित किया जाता है कि आप यह कार्य को करें, यानी आदेश देता है।
यहां परमादेश में आदेश विलुप्त है। अब प्रतिषेध चूंकि इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना, यानी किसी चीज को रोकना, अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला। यदि किसी ऐसे न्यायालय में मामला सुना जा रहा है जो कि उसके आधिकारिकता से बाहर, तब उस परिस्थिति में यह रीट जारी की जाती है, प्रतिषेध लेख। नेक्स्ट जो आती है रीट है वह है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण रीट के अंतर्गत न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय यह देखता है कि किसी अधीनस्थ न्यायालय में लंबे समय से मामला लंबित है और लंबे समय से चलता आ रहा है, किंतु इस पर कोई निर्णय और निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। उस परिस्थिति में वह ऐसे लंबित पड़े मामलों को अपने पास बुला लेता है। नेक्स्ट देखते हैं अधिकार पक्षा। अधिकार पक्षा वह रीट होती है जब कोई अधिकारी जो किसी कार्य को करने के लिए अधिकृत नहीं है, तो उससे यह पूछा जाता है कि आप किस हक से यह कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से यह यह रीट कार्य करती है। साथियों, आपको मैं बता दूं, इससे जो आज तक क्वेश्चन बना है वह बंदी प्रत्यक्षीकरण से दूसरा क्वेश्चन यह बना है कि मौलिक अधिकारों का हनन होने के एवज में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीटें जारी की जाती है। एग्जाम 25 जुलाई को है, कम समय है, आप गहनता से अध्ययन करें। आगे की क्लास में हम मौलिक कर्तव्यों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में चर्चा करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो न्यायालय के शरण में जाया जा सकता है, किंतु मौलिक कर्तव्यों के विषय में किसी प्रकार का न्यायिक प्रक्रिया को अपनाया नहीं जा सकता। इसी प्रकार की आगे भी वीडियो हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देते रहेंगे। इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।